नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत के इस खास एपिसोड में। देश के कोने कोने से राम नाम की गूंज उठ रही है क्योंकि अब अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम विराज चुके हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के साथ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये करोड़ों राम भक्तों के लिए एक बड़ा शुभ अवसर था। इस दिन पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब अयोध्या सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में तो स्थापित होने जा ही रही है, साथ ही यहाँ की आर्थिक तकदीर भी अब बदल रही है। जी हाँ, अब देश विदेश के करोड़ों राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए बेकरार हैं। रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिल रही है। बाईस जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुई वो तारीख जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दिव्य, नव्य और भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजे और राम नगरी समेत पूरी दुनिया जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठी। पांच 500 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ और करोड़ों राम भक्त उत्साह और उमंग में डूब गए। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और पूजा अर्चना के बाद रामलला को दंडवत प्रणाम किया। वहीं उन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देने वाले श्रमिकों पर पुष्प वर्षा भी की। आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। प्राण प्रतिष्ठा का यह उत्सव दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया गया। एक तरफ जहां ब्रिटेन की सड़कों पर धूमधाम से कार रैली निकाली गई, वहीं अमेरिका में जय श्री राम के नारों के साथ गाड़ियों से लाइट शो का प्रदर्शन किया गया। Now, all the dreams coming into reality is really inspiring and I'm overwhelmed. I can show my kids राम लल्ला वहाँ पे आए हैं। देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों में दिख रहा ये उत्साह दिखाता है कि रामलला की एक झलक पाने के लिए लोग कितने बेकरार हैं। यानी राम की भक्ति में लीन श्रद्धालु भारी तादाद में अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर अयोध्या का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हाल ही में यहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। वहीं पूरी अयोध्या में बड़े पैमाने पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण चल रहा है, जिससे पूरे शहर की सूरत बदल रही है। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अब अयोध्या में दुनिया भर से रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सालाना 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में अयोध्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा और भव्य पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, जिसको देखते हुए अयोध्या को एक हाईटेक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कुल 31,000 करोड़ रुपए की 178 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।
30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही अयोध्या को हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने यहां महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया, जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। सर बिल्कुल ही बदल दिया है, पूरा ही चेंज कर दिया है और बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो पहले था, और मतलब एकदम उसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी है कि क्या था और क्या हो गया है। पूरी रामनगरी में अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली स्थापित की जा रही है और बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं पूरी अयोध्या को विरासत भी और विकास भी के मंत्र के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से अब अयोध्या के लिए आर्थिक विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ की होटल इंडस्ट्री, दुकानें, ट्रांसपोर्ट समेत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट 2023 से अयोध्या को कुल 49,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वहीं क्षेत्र में लगातार बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ रहा है, जिससे यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। एक्सेसिबिलिटी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हो जाएंगे, होटल वगैरह भी बन रहे हैं, तो अगर ये सब कुछ जो कि प्लान में है और जो इन्वेस्टमेंट्स प्लान में है ये हो जाए तो डेफिनेटली बहुत विकास होगा जगह का। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ अयोध्या को वैश्विक पटल पर भारतीय संस्कृति और विरासत की एक नई पहचान मिलेगी। वहीं नए आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रही इस धार्मिक नगरी का देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा माध्यम है जिससे आज हम सभी किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस में इनबिल्ट एआई की वजह से हम अपने कई काम बस कमांड देकर करवा सकते हैं। एआई को अगर आसान भाषा में समझें तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक ऐसी नकल है जो इंसानों की तरह सोचने की क्षमता रखता है, जिसे मशीनों और कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस बढ़ते इनोवेशन के दौर में भारत ने एआई के महत्व को समझा है और इसका उपयोग कृषि, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित यह है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां कैंसर का इलाज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर के इलाज में होने वाली रेडिएशन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मैन्युअली 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद एआई सॉफ्टवेयर की सहायता से सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। ये डॉक्टर और पेशेंट के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये बताने की क्षमता रखता है कि कहाँ किधर से बीम डाली जाए और ऑर्गन और ट्यूमर को कितना बचाया जाए, उसमें कितना नापतोल किया जाए, ये ऑलरेडी करने की क्षमता रखता है। इससे आज की डेट में वर्ल्ड ओवर इलाज हो भी रहा है एंड इसके यूज़ की वजह से जो पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू करने का टाइम है, जो एक टाइम पे 1 हफ्ता 10 दिन लगते थे, उसको कम करके 1 या 2 दिन किया जाता है। हेल्थ केयर सेक्टर की ही तरह अन्य क्षेत्रों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश भर में कई कंपनियां और स्टार्टअप्स स्थापित हो रहे हैं जो एआई के इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इससे जहां देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार होगा, वहीं ये कई युवा एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स के लिए बड़ा अवसर साबित हो रहा है। बहुत मतलब बड़ा फ्यूचर होगा इसका, क्योंकि सब कुछ एआई इनेबल्ड है अब तो। एक फ़ोन से लेकर अगर हम कहें पढ़ने लिखने की चीज़ें बहुत सारी एआई इनेबल्ड है, और अगर ये टेक्नोलॉजी मार्केट में और ग्रो करती है, इंस्टीट्यूशंस तक जाती हैं, कॉलेजेस तक जाती हैं, तो उनको सीखने का एक नया तरीका मिल जाएगा एआई के थ्रू।
अब भारत में ये तय हो रहा है कि दुनिया भर में एआई का भविष्य कैसा होने वाला है, क्योंकि भारत साल 2024 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता कर रहा है। हाल ही में आयोजित हुए GPAI शिखर सम्मेलन में एआई से जुड़ी देश विदेश की कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। यहाँ आयोजित किए गए ग्लोबल एआई एक्सपो में भारत ने दिखाया कि कैसे वो दुनिया भर के लिए एआई को बढ़ावा देने में सक्षम है। राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित की गई GPAI समिट 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम रहा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पीएम मोदी ने यहाँ ग्लोबल एआई एक्सपो का भी दौरा किया, जहाँ देश में बढ़ती टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की प्रगति को प्रदर्शित किया गया था। कम्प्लीटली सर इंडिया में सर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सर, SMT इंडिया, और ये AI सिस्टम्स के ही बोर्ड हैं सर, जो कि साइबर सिक्योर सर्वर्स हैं, और ये इंडिया के वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा डिजाइन में से एक है जो इंडिया में ही सर डिजाइन भी हो रहा है, मैन्युफैक्चर भी हो रहा है। आज भारत AI टैलेंट और AI से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स AI लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई AI इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एआई मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए देश में सशक्त कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित की जाएगी। वहीं इस मिशन का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा तथा शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप एवं एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए अवसर प्रदान करना है। एआई का फ्यूचर देखें तो हमें लगता है कृषि में है, हेल्थ केयर में है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे क्या कहते हैं कि ओवरऑल काफ़ी बड़ा स्कोप है। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए हम लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पुश है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो करे। आंकड़ों के मुताबिक भारत में वर्ष 2020 में एआई का बाजार जहां 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो 2025 तक 7.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकार का ध्यान इस बात पर भी है कि इसका दुरुपयोग न हो और समाज में इसका नकारात्मक असर न पड़े, जिसके लिए सरकार एआई के नैतिक सिद्धांतों पर बल दे रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि इसका उपयोग जिम्मेदारी से हो। पिछले कुछ सालों से भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक तरफ लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनसे ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या भी बढ़ रही है। ये एक ऐसा कचरा है जिसका बुरा असर पर्यावरण और इंसान दोनों पर पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में खतरनाक पदार्थों का भी इस्तेमाल होता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2021-22 में कुल 16 लाख टन से ज्यादा का ई वेस्ट पैदा हुआ। ये ई वेस्ट भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। आइए जानते हैं इस समस्या से निपटने के लिए देश में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे दफ्तरों में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर्स हों या आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल्स या फिर घरों में रोजाना प्रयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आधुनिकीकरण के इस दौर में ये उपकरण लोगों के जीवन को आसान तो बना रहे हैं, परंतु देश भर में भारी मात्रा में ई वेस्ट का उत्पन्न होना हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। ई वेस्ट से निपटने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स काफ़ी सही सोच रहे हैं और खाली सोच नहीं, वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, राइट। तो आप खाली ई वेस्ट के सेक्टर को नहीं, अगर आप ब्रॉडर वेस्ट मैनेजमेंट को देखेंगे तो EPR पॉलिसी पहले प्लास्टिक वेस्ट में आई,
राइट। उसके बाद ई वेस्ट में अब बैटरीज में आ गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है या पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो काफ़ी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अंडर द ब्रॉडर एजेंडा कि हिंदुस्तान को किसी भी वेस्ट से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। यह है महाराष्ट्र में स्थित एक रिसाइकलिंग प्लांट जो रिसाइकलिंग के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहा है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से यहाँ ई वेस्ट रिसाइकलिंग में कार्य करना शुरू किया गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर बेकार हुए विभिन्न इलेक्ट्रिक कचरों की डिसमेंटलिंग कर ऐसे मेटल्स का निर्माण किया जाता है जो भारत में कम पाए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट, सल्फेट, लिथियम आदि। यह न सिर्फ ई वेस्ट का समाधान निकाला जा रहा है, बल्कि ऐसे मेटल्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें अधिकतर विदेशों से आयात किया जाता है। हमने लिथियम बनाना शुरू किया, उसके पहले तक 100% लिथियम इंपोर्ट होता था इंडिया में, चाइना से या जापान से या कोरिया से इंपोर्ट होता था। अभी हम यहाँ पे खुद लोकली लिथियम बना रहे हैं, कोबाल्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। अभी हम टैंटलम पेंटॉक्साइड बनाने का हमारा वी आर वेरी क्लोज, और हम उसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो पॉइंट है कि ये सारे मेटल्स हम इंडिया में बना सक रहे हैं और वेस्ट से बना सक रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में स्थित ऐसा ही एक ई वेस्ट प्लांट है जहां बेकार पड़े लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर जैसे ई वेस्ट से सोना, चांदी, एल्यूमीनियम और तांबे जैसी विभिन्न धातुएं निकाली जाती हैं। जाहिर है ई वेस्ट का निस्तारण अगर सही तरीके से किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए तो अच्छा होगा ही, साथ ही इससे बनने वाले विभिन्न मेटल से देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया जा सकता है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक है। भारत सरकार ई वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारने में और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कदम उठा रही है। भारत में ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं 2017 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद इसमें बदलाव किए गए और इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरर को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा गया है जिससे फाइनल प्रोडक्ट को रिसाइकिल किया जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में प्रयोग होने वाले कंपोनेंट्स को कुछ इस तरह बनाया जाना चाहिए जिससे कम ई वेस्ट बने। ई वेस्ट मैनेजमेंट की नई पॉलिसी के अंतर्गत कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों को ई वेस्ट रिसाइकिल करने के लिए इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ई वेस्ट को सुधारने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में यूथ इको समिट का आयोजन किया गया, जहां युवाओं को ई वेस्ट के प्रति जागरूक किया गया। यहाँ विभिन्न स्कूलों से आए कई छात्रों ने भाग लिया और उन्होंने ई वेस्ट से बनाए गए कई शानदार मॉडल्स को प्रदर्शित किया। तो एज यंग पीपल हमारा काम ये है कि हम जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं ई वेस्ट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, हम अभी से उसमें अपना योगदान दें और इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि 20 साल डाउन द लाइन वी कैन कंट्रीब्यूट एंड एक्चुअली हैव अ से इन व्हाट्स हैपनिंग। ई वेस्ट ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत अपना योगदान बढ़ चढ़कर दे रहा है। हाल ही में भारत ने दुबई में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 में हिस्सा लिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचारों को साझा किया। हमने मिलकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर सहमति बनाई। हमने लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत तय किए। हमने वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, डिजिटलाइजेशन और जनसंख्या में होती लगातार वृद्धि से ई वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, जिसके निवारण के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं प्रयासरत हैं। योग, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मन की शांति को भी बढ़ाता है, ये भारत की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है जो अब पूरी दुनिया में फैल रही है। भारत के आह्वान पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसमें कई देश बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
लोकप्रिय होते इस योग को सीखने के लिए देश में आने वाले विदेशियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में ऐसे कई प्रसिद्ध स्थल हैं जहां कई विदेशी प्रकृति की सुंदरता और एक शांत वातावरण के बीच योग करना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कैसे योग का चलन तेजी से बढ़ रहा है और कैसे योग के माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया में अपने प्राचीन गौरव की छाप छोड़ी है। योग साधना है। योग उपासना है। तन को स्वस्थ रखें, योग ऐसी प्रार्थना है। योग मन को शांत करने की एक कुशल कला है। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योगासनों का नियमित अभ्यास काफी मददगार साबित हो सकता है। भारत से निकला योग अब दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। बदलते समय के साथ स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता और मन की शांति को प्राप्त करने के लिए योग पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हो रहा है। योग को सीखने, समझने और इसको नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए कई विदेशियों ने अपना रुख भारत की ओर किया है। पूरे देश में योग के कई ऐसे केंद्र हैं जहां पिछले कुछ वर्षों से विदेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो ये दर्शाता है कि योग कितना प्रसिद्ध होता जा रहा है। आज पूरा विश्व योगमय हो गया है। जहां देखो हर कोने में योग हो गया है, हर घर में योग हो गया है, हर घाट में योग हो गया है, हर घाट पे योग है और अब तो हर हाट में भी योग होने लगा है। बाजारों में भी योग की इतना मांग हो गई है और अब तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी अगर जीवन में बैलेंस लाना है तो योग और ध्यान की बात करने लगे हैं। भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध केंद्र हैं जहां योग सिखाया जा रहा है, लेकिन विदेश से आने वाले लोग ज्यादातर शांत और सुखद वातावरण में ही योग सीखना पसंद करते हैं। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश विदेशियों को सबसे ज्यादा लुभाता है। यहाँ मौजूद गंगा का एकांत तट और ऊंचे ऊंचे पहाड़ योग करने के लिए आनंद को और बढ़ा देते हैं। इन योग केंद्रों का संचालन योग से जुड़ी कई संस्थाओं और आश्रमों में रहने वाले साधु संतों द्वारा किया जाता है। This place is so powerful that it just transformed my life, and I'm very grateful that this ashram accepts foreigners and women as students. And India is, of course, to thank for this. You know, without India and without this beautiful tradition that has been preserved for thousands of years, we would not have the gift of this universal system of self-discovery, this universal system of connecting us to ourselves, to each other, and to the divine. हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसे विभिन्न देशों के लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं और इस दिन दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो ये दिखाता है कि योग एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। ये वैश्विक पटल पर भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। 11 दिसंबर 2014 वो ऐतिहासिक दिन रहा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 175 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दी और तब से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से योग को एक नई दिशा मिली है।
एक तरफ जहां योग के माध्यम से भारत की संस्कृति से पूरी दुनिया परिचित हो रही है, वहीं इसकी बढ़ती लोकप्रियता से देश में योग का कारोबार भी अच्छे से फल फूल रहा है। बढ़ती मांग के अनुसार देश में योग के नए नए केंद्र स्थापित हो रहे हैं। साथ ही योग शिक्षकों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। यानी योग देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट जन भारत के अगले एपिसोड में। नमस्कार। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है